नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नेपाल की, जहां पिछले महीने काफ़ी उथल-पुथल रही। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कई सारे आर्टिकल्स हैं, नोट्स हैं, जो जेन ज़ेड के विरोध प्रदर्शनों को कवर करते हैं। ये सब शुरू हुआ सोशल मीडिया बैन के बाद। सही कहा। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल। चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है 4 सितंबर से। सरकार ने अचानक से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स ऐसे करीब 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए। हाँ, बैन लगा दिया। और कारण ये दिया कि ये कंपनियां नए नियमों के तहत रजिस्टर्ड नहीं थीं। लेकिन इसमें एक पेंच था, है ना? मतलब ये इतना बिल- सीधा नहीं था। बिल्कुल नहीं। पेंच ये था कि ये जो बैन लगाया गया वो एक प्रस्तावित साइबर सिक्योरिटी बिल के तहत था। प्रस्तावित मतलब वो पास नहीं हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे संसद ने उस वक्त तक पास किया ही नहीं था। तो बिना कानून बने ही इतने बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया ब्लॉक करना। हाँ, ये तो अजीब है। हाँ, तो जो आलोचक थे उन्होंने इसे फौरन अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एक बड़ा हमला बताया। काफी अप्रत्याशित था ये कदम। और यहीं से फिर विरोध शुरू हुआ। लेकिन जो बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी, हमारे नोट्स में भी है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन का विरोध नहीं रह गया। सही। ये बहुत जल्दी बड़ा बन गया। कैसे? मतलब ये मुद्दे कैसे जुड़ गए? हाँ, ये दिलचस्प मोड़ था। स्रोत बताते हैं कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया चालू करो की मांग तक नहीं रुका। युवाओं ने इसे भ्रष्टाचार के मुद्दे से जोड़ा, सरकार में जवाबदेही की कमी अच्छा। और नागरिक अधिकारों, खासकर बोलने की आज़ादी, इन सब गहरे मुद्दों से जोड़ दिया। उनके नारों में भी ये दिखने लगा था। और ये जो युवा थे, मतलब नेपाल की जीजी है ना? हाँ, खास तौर पर जीजी, वो पीढ़ी जो डिजिटल दुनिया में ही पली बढ़ी है। उनके लिए तो सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनके लिए ये जानकारी पाने का, अपनी बात रखने का, ऑर्गेनाइज होने का एक बहुत जरूरी टूल है। और एक और खास बात जो स्रोतों में है क्या? कि ये प्रदर्शन काफी हद तक स्पॉन्टेनियस थे। मतलब कोई एक बड़ा पॉलिटिकल नेता या पार्टी इन्हें लीड नहीं कर रही थी। अच्छा, ये तो वाकई अलग बात है। मतलब ये युवा पीढ़ी अपनी आवाज सीधे उठा रही थी। हाँ, एक तरह से। तो फिर सरकार ने कैसे रिएक्ट किया? क्या उन्होंने बात करने की कोशिश की? शुरुआत में तो सरकार का रवैया काफी सख्त सा लगा। 8 सितंबर को जब हजारों युवा सड़कों पर उतरे, खासकर काठमांडू में। हाँ, वो नारे लगा रहे थे, स्टॉप करप्शन नॉट सोशल मीडिया। भ्रष्टाचार रोको, सोशल मीडिया नहीं। बिल्कुल। तब स्थिति बिगड़ गई। जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन थे वो जल्दी ही हिंसक झड़पों में बदल गए। और ये हिंसा, हमारे स्रोत बताते हैं कि ये काफी गंभीर हो गई थी। हाँ, दुख की बात है पर ये सच है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन, रबर बुलेट्स, इन सब का इस्तेमाल किया। और कुछ स्रोतों में तो असली गोलियां चलाने की बात भी है। हाँ, ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं। और इसके चलते देश भर में कम से कम 19 से 20 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग घायल हुए। ओह। लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि कुछ प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी हिंसा हुई, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। इतनी हिंसा और मौतें, इसका फिर राजनीतिक असर क्या हुआ? सरकार पर दबाव तो बना होगा। जबरदस्त दबाव। पब्लिक का गुस्सा इतना ज्यादा था कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। सबसे पहले गृह मंत्री रमेश लेखक, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। अच्छा। और सूत्रों की माने तो बाद में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर भी इतना प्रेशर बना कि उन्हें भी पद छोड़ना पड़ा। यानी सरकार हिल गई थी पूरी तरह। बिल्कुल, ये दिखाता है कि स्थिति कितनी विस्फोटक थी और सरकार के एक्शन का कितना नेगेटिव असर हुआ था। तो फिर सरकार ने स्थिति संभालने के लिए क्या किया? सिर्फ इस्तीफे तो काफी नहीं रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार को फौरन कई कदम उठाने पड़े। सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम, सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया था उसे तुरंत हटा लिया। अच्छा, बैन हट गया। हाँ, उसके साथ ही हिंसा में जो लोग मारे गए थे उनके परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ। घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की गई। और जांच? हाँ, एक जांच समिति भी बनाई गई। उसे 15 दिन का टाइम दिया गया कि वो पूरी हिंसा की जांच करे और रिपोर्ट दे। भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए सुझाव भी दे। तो अगर अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करें तो इसका क्या मतलब निकलता है? ये सिर्फ एक असफल पॉलिसी या कुछ दिन का प्रोटेस्ट तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये घटना नेपाल में युवा पीढ़ी की जो राजनीतिक चेतना बढ़ रही है और डिजिटल अधिकारों के लिए उनकी जो लड़ाई है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल बन गई है।
हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक ऑनलाइन मुद्दे पर शुरू हुआ विरोध जमीन पर उतरकर सत्ता को चुनौती दे सकता है। बिल्कुल। और ये भी दिलचस्प है कि जिन डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके युवा जुड़े, उन्हीं पर बैन के खिलाफ वो उठ खड़े हुए। तो अब आगे क्या? स्रोत हमें किन सवालों के साथ छोड़ते हैं? आखिर में क्या बचता है? स्रोत कई जरूरी सवाल उठाते हैं। पहला, कि ये जो जांच समिति बनी है, क्या वो वाकई निष्पक्ष काम कर पाएगी? क्या हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होगी? ये अहम सवाल है। दूसरा, क्या इस सब से नेपाल के प्रशासन में, गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी? और क्या सरकार युवाओं की जो दूसरी चिंताएं हैं, जैसे पढ़ाई, रोजगार, उन पर ध्यान देगी, पॉलिसी में बदलाव लाएगी? और सबसे बड़ा सवाल शायद ये है कि हाँ, कि क्या नेपाल की पॉलिटिक्स और पॉलिसी मेकिंग पर इस नई, मुखर और डिजिटल जेनजी एक्टिविज्म का कोई स्थायी असर पड़ेगा? क्या ये अब हमेशा एक फैक्टर रहेगा? ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आगे नजर रखनी होगी। वाकई ये सोचने वाली बातें हैं। देखना होगा कि ये घटना नेपाल में बदलाव की कोई नई लहर लाती है या ये सिर्फ एक टेम्पररी उबाल था। हमारे स्रोतों ने इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की कई परतें तो खोल दी हैं। बिल्कुल। आगे देखना दिलचस्प रहेगा।